हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो हमने चुना है ना स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली ये जो वीडियो है ये बेस्ट शॉर्ट सीरीज है। यानी इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी बुक फॉलो कर रहे हो, जिस भी बुक में ये चैप्टर होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। ये जो बेस्ट शॉर्ट सीरीज है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपको पता है फरवरी का मंथ आ गया है और 15 फेब के बाद मैक्सिमम स्कूल्स में फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास समय बहुत कम रह गया है। तो इसके लिए ये वीडियो सारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो कि रिवाइज करना चाहते हैं और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करने चाहते हैं जिनका कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, चाहे वो किसी भी बुक से हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे ना कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा वो है व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे किसे। दूसरा, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और फैक्टर ट्री डायग्राम। फिर हम पढ़ेंगे कॉफिशिएंट्स और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और इसके बाद पॉलिनोमियल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स में। फिर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके बाद जो 7th टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। और लाइक और अनलाइक टर्म्स पे ही बेस्ड होकर के हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बेसिकली ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, 7th क्लास में नहीं है, ये 8th क्लास में है। लेकिन क्या है ना, काफी अच्छी अच्छी बुक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन 7th क्लास में भी है। बेसिकली पुराने टाइम में एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस होते थे, लेकिन उसे अभी डिलीट करके उसे क्लास 8 में कर दिया गया है। लेकिन काफी स्कूल्स में ये टॉपिक भी कराया जा रहा है, तो हम इसे भी इस वीडियो में कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट में करेंगे हम वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कुछ वेरिएबल का वैल्यू दिया जाएगा, उसे आपको एक्सप्रेशन में पुट करके एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये जो लास्ट टॉपिक है इस पे पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 10.2 है ना उस पे बेस्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने थे। हम स्टार्ट कर लेते हैं अब अपना पहला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, इसे हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना होता है। अब हम समझेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ना, मान लीजिए मैंने कहीं इक्वेशन लिखा 4x-3, तो इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक तो दिख रहा है ये 4x और दूसरा दिख रहा है 3। तो 3 जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये नंबर, जब भी कोई भी इक्वेशन एक्सप्रेशन ऐसा लिखा रहा है तो जो प्योर नंबर होते हैं ना इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपको ये समझना है। और जो भी एक्स वाई जेड या जिसमें भी अल्फाबेटिकल टर्म्स लिखे हो, यहाँ एक्स लिखा है, हो सकता है कहीं वाई लिखा हो, जेड लिखा हो, तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं ना, ये होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब अगर देखोगे ना ये वेरिएबल है, इसके सामने में जो टर्म लिखा हुआ है ना 4, ये 4 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन देखिए इस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मैंने आपको 3 चीजें बताई। क्या, जो फिक्स नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जो अल्फाबेटिकल नंबर्स होंगे, जो अल्फाबेटिकल पार्ट लिखे होंगे, जैसे यहाँ एक्स लिखा है, ये क्या होगा, वेरिएबल। और जो वेरिएबल है इसके सामने जो नंबर लिखे होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इसका कोएफिशिएंट कहेंगे। तो हम क्या समझे यहाँ से
कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स को पहचानना बहुत आसान है। जो भी प्योर नंबर्स लिखे होंगे ना, नंबर्स, नंबर्स का मतलब हो गया, चाहे वो +3 लिखा हो या -7 लिखा हो या 1/2 -1/2 लिखा हो या 3/7 लिखा हो, जो भी नंबर लिखा होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स होगा। और अगर बात करते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल्स के बारे में, तो जो भी अल्फाबेट्स आपको नजर आएंगे ना, अल्फाबेट्स, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, पी हो, क्यू हो, ये सारे अल्फाबेट्स वाले टर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको फिर से और समझा दूं ना, सपोज कीजिए इसी को मैं लेता हूं, ये वाले एक्सप्रेशन को। मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया आपको स्टूडेंट्स क्या? 4x - 3। तो ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसा इसलिए, वेरिएबल हम इसे इसलिए कहते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप कुछ भी अलग अलग डालते जाओगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ना, वो अलग अलग आएगा। देखिए कैसे, सपोज कीजिए हम क्या करते हैं ना, व्हेन x इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो 4 × 0 - 3। तो ये क्या मिलेगा? 4 × 0, 0 - 3, आपको क्या मिल गया? -3 मिल गया। यानी x का वैल्यू 0 था तो आपको आंसर क्या मिला इस एक्सप्रेशन का? -3 मिला। ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे ना, व्हेन x इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं? -1 ले लेते हैं। तो 4 × -1 -3 आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 4 × -1 -4 मिलेगा। ये हो गया -3। तो -4 और -3 क्या मिलेगा आपको? -7 मिलेगा। देखिए x का वैल्यू 0 था तो आंसर क्या है फाइनल? -3। यहाँ पे x का वैल्यू -1 हमने लिया है तो फाइनल आंसर क्या मिला है? -7 मिला है। ये -7 है। ऐसे ही अगर आप व्हेन x का वैल्यू क्या ले लेते हो? +1 ले लेते हो, तो आप देखोगे क्या मिलेगा? x = 1। तो 4 × 1 -3 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 4 × 1 = 4 और -3, यानी यहाँ पे मिल गया आंसर आपको 1। देखिए अलग अलग वैल्यू पे एक्सप्रेशन के वैल्यू अलग अलग मिल रहे हैं, यानी जो वैल्यू है ना x की, वो चेंज करने पे पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये इसीलिए हम x क्या है ना, अलग अलग वैल्यू ले सकता है। आप 1 भी दे सकते हो, उसे 0 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो। लेकिन जैसे ही आप वेरिएबल का वैल्यू चेंज करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या है, हम एक्स वाई जेड या ए बी पी क्यू आर जो भी लिखा होता है अल्फाबेट्स, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कह देते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आया होगा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट से और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। दूसरा हमने क्या समझा? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स वो सारे नंबर होंगे, प्योर नंबर होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और वेरिएबल्स क्या होंगे? जिन टर्म्स में अल्फाबेटिकल चीजें लिखी होंगी, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें, उसे हम क्या कह देंगे? वेरिएबल्स कह देंगे। और एक चीज मैंने आपको यहाँ पे कॉफिशिएंट भी बताया है, इसे मैं फिर से आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया, कॉन्स्टेंट्स कर लिया, वेरिएबल्स कर लिया। टर्म्स की बात करते हैं। अगर टर्म्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, टर्म्स के बारे में, कि टर्म्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, टर्म्स हम किसे कहते हैं। तो सपोज कि स्टूडेंट्स मैंने लिखा 4x² -3y और प्लस एक और चीज लिख लेते हैं हम z। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें क्या है, यहां पे स्टूडेंट्स आप 2 कर लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट भी हो गया पूरा पूरा। तो ये हालांकि इससे पहले जो लिखा था वो भी सही था। देखिए क्या लिखा है? 4x² -3y + 2। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, जो भी नंबर या वेरिएबल है, ये पूरा चीज जो है ना, 4x² और 3y, बीच में किससे डिवाइड हो रहा है? माइनस साइन से। ठीक है, और ऐसे ही 3y और जो 2 है, इसके बीच में क्या है? प्लस का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो, पहला टर्म होगा 4x², दूसरा टर्म होगा 3y और तीसरा टर्म होगा प्लस का 2। तो इसमें टर्म्स क्या क्या होंगे? अगर हम इसके टर्म्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो टर्म्स इसमें लिखेंगे, पहला हो गया 4x², दूसरा हो जाएगा -3y और तीसरा क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो प्लस तो हम लिखते नहीं है। तो ये 3 टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यही चीजें थी, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। यानी वो सारे जो होंगे ना जो कि प्लस और माइनस से प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे। यानी आपको याद रखना स्टूडेंट्स, अगर लिखा है कहीं 2y ना, तो आप इसे नहीं कहोगे 2 इंटू वाई, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, नहीं, 2y जो है ये पूरा एक ही टर्म है। ठीक है, आपको सिर्फ ऑपरेटर चेक करना है, प्लस और माइनस, यही दोनों चेक करना है। दो नंबर के बीच में अगर एक प्लस और माइनस है तो एक टर्म होगा और दूसरा दूसरा टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है 3x + 7, तो इसमें कितना टर्म है, इसमें दो टर्म है, 2 टर्म्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो टर्म है, कौन कौन से, पहला 3x है और दूसरा क्या है 7 है। अगर कहीं मैंने लिख दिया 7xy - 2, तो इसमें भी दो टर्म है, दो टर्म है, कौन कौन से, पहला हो गया 7xy और दूसरा हो गया -2, ये दो टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया सपोज कीजिए x + y + z - a, तो इसमें कितने टर्म होंगे, इसमें 4 टर्म होंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 टर्म्स होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब एक काम करता हूं ना स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको टर्म्स बता ही रहा हूं ना, तो मैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बता देता हूं आपको यहीं पे। टर्म्स तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं ना, टाइप्स भी देखते हैं। टाइप्स क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पहला देखिए, ये टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पहला जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, मोनोमियल्स। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains only one term is called a monomial। मोनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल के तौर पे सपोज ये मैंने लिखा कहीं 7x - 3y 2z 3p, तो ये सारा क्या है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, ये सारे एक टर्म है, तो ये सारे क्या है, मोनोमियल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही दूसरा आता है क्या स्टूडेंट्स, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, अब ये डेफिनेशन तो मैंने एक लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ऐसे ही एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, पूरा यहां तक लिखेंगे। अगर मैं लिख ही देता हूं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। यानी दो अगर टर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम उसे कहेंगे बाइनोमियल्स। ठीक है, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल। सपोज कीजिए कहेंगे लिखा है x + 3 a - b 3x - 4, या कहीं लिखा है 7z + 2 ये, तो इसमें आप देखोगे दो दो टर्म है सब में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल्स। ऐसा ही अगर तीन टर्म होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, अब डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दे दूं तो ये होगा क्या, x + y - z 3x² + 2xy - 9। देखिए इसमें तीन टर्म है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 टर्म है, ऐसा ये सारे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो अगर चार टर्म होंगे तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। बेसिकली दो जो होता है ना, दो के बाद, दो और दो के बाद से हम पॉलिनोमियल्स कह देते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स होंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म होंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया ये चीज कि हम किसे कहते हैं, टर्म्स, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म्स क्या क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है टर्म पहचानने के लिए, कि सिर्फ जो भी नंबर्स या वेरिएबल्स है ना, वो सेपरेट किससे होंगे, प्लस से और माइनस से।
इनटू और डिवाइड को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्म्स देखने के लिए नंबर हम देखते हैं कि 2 या 3 टर्म दिए गए, उनके बीच में प्लस माइनस साइन कितना है। अगर सपोज कीजिए x + 2 लिखा है तो इसमें देखिए बीच में एक प्लस है, तो इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो हम टर्म्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम अपना अगला टॉपिक देखें ना, तो हमने क्या क्या कर लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया, कांस्टेंट वेरिएबल्स और टर्म्स भी देख लिया। ठीक है, और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स और फैक्टर ट्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए ये भी आपको मैं समझा देता हूं एक बार। फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या क्या होंगे, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा है ना एक टर्म, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 4x²। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरा, देखिए इसमें वेरिएबल भी है। अब क्या करेंगे ना, इसके फैक्टर्स की बात करेंगे। तो आपको पता है फैक्टर जो इसको डिवाइड करे, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 4 होगा एक, x की पावर 2 है तो एक x भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, दूसरा x भी लिखेंगे। हालांकि इसको डिवाइड 2 भी करेगा, 1 भी करेगा स्टूडेंट्स, और 4 भी करेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये ही 3 फैक्टर होंगे इसके। जो नंबर है कांस्टेंट, उसको हम ऐसे एज इट इज लिखते हैं। जो वेरिएबल का जो पावर हो रहा है, यहाँ पे 2 पावर है, पावर 2, तो हमने 2 बार x को लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, सपोज कीजिए एक्सप्रेशन दिया है आपके पास 4x² - 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये हो गया आपके पास। इसके अगर टर्म्स की बात करेंगे तो इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला टर्म्स आपको दिया गया है क्या, 4x² होगा, और दूसरा टर्म क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर लिखते हैं ना ऐसे करके, एक तो 4 होगा, दूसरा x होगा, तीसरा भी x होगा, और इसका फैक्टर तो सिर्फ एज इट इज कुछ होगा नहीं, -3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस डायग्राम को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, फैक्टर ट्री डायग्राम। सबसे पहले हम फैक्टर देखते हैं, तो इस 4x² को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, तो 4 डिवाइड कर पाएगा, एक x भी डिवाइड कर पाएगा, और फिर दूसरा x भी डिवाइड कर पाएगा इसे। तो हम क्या कह देंगे, 4x, क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, आर द फैक्टर्स ऑफ 4x²। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टर। फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर या वेरिएबल जो कि गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ फैक्टर ट्री डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। ये बेसिकली एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है और बाकी बुक्स में भी है। तो पहले क्या दिया गया है, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो इसे हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। ये क्या दिया गया है, x² y² z प्लस 6xy प्लस 6xy -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्या, मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने इसके आगे एक्सप्रेशन लिख दिया। अब फिर हम लिखेंगे सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे, टर्म्स। टर्म्स, टर्म्स पहला क्या है आपके पास, टर्म्स आप देखोगे तो पहला टर्म क्या होगा, x² y² z, दूसरा टर्म क्या होगा 6xy, और तीसरा टर्म क्या होगा -7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यही आपका फैक्टर ट्री डायग्राम है जो मैं बना रहा हूं अभी। अब इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फैक्टर्स लास्ट में। फैक्टर्स में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखिए कितना x है, 2x है, तो आप लिखोगे x x, y कितना पीस है, 2 पीस है, तो y और y, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे z। तो ये जो पहला टर्म था ना स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर ये सारा होगा x x y y और z। ठीक है, दूसरे में आएंगे हम, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिख लेंगे 6, फिर आगे वेरिएबल है x, और फिर लास्ट में क्या लिख लेंगे y। हालांकि कुछ बुक में स्टूडेंट्स क्या किया गया है ना, इस 6 को भी तोड़ दिया गया है। ये 6 का फैक्टर क्या क्या होता है आप देखोगे, तो ये होगा 1 के टेबल में जाएगा, फिर 2 के टेबल में जाएगा, और फिर 3 के टेबल में जाएगा। तो 6 को फर्दर इसमें तोड़ दिया गया है कुछ किताब में, लेकिन आप सिर्फ डायरेक्ट 6xy लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसे हटा देता हूं। एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट कांस्टेंट को ऐसे ही लिख देने को कहा गया है,
कांस्टेंट का फैक्टर आपको नहीं लिखना है। और ऐसे ही 7 देखोगे तो 7 तो सिर्फ ऐसे ही बच गया, इसके पास कोई फैक्टर है ही नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाता है। यही होता है क्या, फैक्टर ट्री डायग्राम। हम फैक्टर ट्री डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं ना, तो क्या दिया गया है, ये लिखा है एक्सप्रेशन, क्या दिया है आपके पास, एक्सप्रेशन दिया गया है 36a² माइनस 4abc। अब इसमें टर्म्स देखोगे आप तो कितना है, टर्म्स इसमें 2 है। देखिए ऑपरेटर माइनस का सिर्फ 1 है, तो टर्म्स इसमें 2 होंगे। कौन कौन से, पहला होगा क्या 36a² और दूसरा टर्म क्या होगा -4abc। अब इसका अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, फैक्टर्स की बात करेंगे अगर, तो 36 तो ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। a की पावर 2 है तो एक a आएगा पहले, फिर दूसरा a आएगा। a की पावर आप कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो पहले एक a लिखेंगे फिर दूसरा a लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया इसका 36a² का। ऐसे ही दूसरे टर्म पे आएंगे तो पहला नंबर मिलेगा -4, दूसरा क्या मिलेगा a, तीसरा मिलेगा b और चौथा मिलेगा क्या c। तो ये सारे आपको फैक्टर्स हो गए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको फैक्टर ट्री डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है। ठीक है, आप इसमें टर्म्स क्या क्या होंगे इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे, जिससे कि हमें यह समझ आए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम देख लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार कि हमें अब और क्या पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया, कांस्टेंट वेरिएबल कर लिया, और क्या टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कर लिया, फैक्टर ट्री डायग्राम्स भी हमने कर लिया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमें अब क्या देखना है, कॉफिशिएंट और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स देखना है। ठीक है, कॉफिशिएंट्स और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स हमें देखना है। तो इसे भी मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉफिशिएंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम कॉफिशिएंट समझेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो टॉपिक है क्या है, कॉफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कहीं पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया 4x² y। ठीक है, ये चीज, इसमें आप देखोगे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। और इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे देखिए। सबसे पहले पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x² y बताइए क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, x² y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x² y को आप ढक दीजिए। ठीक है, ढक देंगे हम इसे, तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 4 दिख रहा है। तो x² y को छोड़ने के बाद क्या बचा आपके पास, सिर्फ 4 बचा। तो कोएफिशिएंट जो होगा ना, इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा x² y का कोएफिशिएंट सिर्फ 4 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो y को छोड़ करके सारा चीज लिखना है। y को छोड़ दें हम तो क्या बच रहा है 4x²। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा क्या 4x²। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही अगर पूछता है आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो ये x² को आप छोड़ दीजिए, बचा क्या 4y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4y। आपको एक बात ध्यान रखना है कि सपोज कीजिए अगर लिखता है ना 4x+3। ठीक है, तो इसके सामने वाले जो जो वेरिएबल होता है, इसके सामने वाले नंबर को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल आता है, सपोज कीजिए 4xy+2 ऐसा लिखा है, तो अगर आपसे कोएफिशिएंट x का पूछता है ना, तो x को आप छोड़ दोगे, बाकी जो बचा वो दोनों बताना है। तो 4 और y, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा x का, 4y होगा दोनों ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सपोज कीजिए कहीं लिखा है सिर्फ x+y, और इसमें अगर आपसे पूछ लेता है ना, आप बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x क्या होगा, तो आप देखेंगे x के सामने क्या है, x के सामने तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा।
ठीक है, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 हमेशा होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही y का भी कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कोएफिशिएंट तो समझ में आ रहा होगी कैसे कैसे हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। अब कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स इस पे। अगर कुछ एक क्वेश्चन हम इस पे देख लेना तो हाँ, एक क्वेश्चन ये है आपके पास, इसमें पूछा गया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है इन सारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक हिसाब चेंज कर लेना, इसे माइनस कर लेना, प्लस नहीं इसे माइनस कर लेना। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे। आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया है, पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा, 4x स्क्वायर प्लस 15ab(x). इसमें आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को छोड़ दे तो सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, क्या, ये 4 बच रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 4। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ है नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ इस टर्म को हम देखेंगे और इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे। तो आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ साथ 16 भी और वाई भी है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या, 16 और वाई दोनों ही होंगे। हम क्या लिखेंगे, 16y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है क्या, 4 + 3yz, लेकिन आपको कोएफिशिएंट किसका निकालना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही अगर आप देखोगे लास्ट वाला इक्वेशन, 4th नंबर इक्वेशन, तो इसमें एक्स स्क्वायर सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ दोगे। इसमें हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को आप छोड़ दोगे ना, एक्स स्क्वायर को छोड़ दोगे तो क्या बच गया, 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यही आंसर होगा इसका, 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर लास्ट में आते हैं तो क्या लिखा है, 7xyz माइनस 9y स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसको छोड़ देंगे हम, इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसे लेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट क्या मिल जाएगा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा इसमें 9x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 9x स्क्वायर कहेंगे, जो गलत होगा। क्यों, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस को भी लेना है, तो ये आएगा माइनस 9x, सॉरी 9 माइनस 9y, माइनस 9y। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 9y, एक्स स्क्वायर को छोड़ देना क्योंकि इसी का कोएफिशिएंट निकालना था, तो माइनस 9y आंसर होगा। तो आपने क्या सीखा इसमें, हम देखेंगे क्या, जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछता है उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारी चीजों को लिख देंगे माइनस के साथ, अगर माइनस साइन है तो। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, अगर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट वाली बात। अब हम चेक करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक कराने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना होगा, मैंने कोएफिशिएंट तो बता दिया, लेकिन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी तो हमें सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी सीख लेते हैं पहले। तो ये सारे एक्सप्रेशन लिखे थे मैंने स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं इसे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करते हैं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं लिखा है 4x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 3,
ये कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, आपसे पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया, एक्स को छोड़ देंगे, क्या बचा, 4y बचा, तो हम सिर्फ इसे 4y लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया ना, बताइए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब, न्यूमेरिकल का मतलब सिर्फ नंबर। तो एक्स स्क्वायर वाई के सामने कौन सा नंबर बचा हुआ है, तो 4, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखें हम, तो क्या होगा, 2 होगा। अगर यानी अगर कहीं भी लिखा है 3a + 4b - 2, तो इसमें अगर पूछा जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ना, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे हम, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए के सामने कौन सा नंबर है, 3, तो ये लिख देंगे 3। ऐसे ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ बी पूछा जाता है आपसे, तो क्या लिख देंगे, 4, क्योंकि बी के सामने क्या है, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं ये लिखता हूं आपके पास 3x² - 7y² + 2z, इसमें आपको बताना है राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आपको सारे वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है, तो क्या लिखोगे आप, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखोगे आप, सिर्फ 3। ऐसे ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे क्या स्टूडेंट्स, 7, 7 नहीं, -7, ठीक है, क्योंकि आपको साइन लेना पड़ता है, -7। ऐसे ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किसे कहते हैं यह भी समझ आया होगा। कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या करना है, जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा, जिस वेरिएबल का, उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारा लिख देंगे। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछता है तो सारे वेरिएबल्स को छोड़ के सिर्फ नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। हमने क्या क्या कर लिया है, फैक्टर ट्री, फैक्टर्स कर लिया, कोएफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कर लिया, टाइप्स भी कर लिया। अब हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स, डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए, अब क्या टॉपिक है हमारे पास, डिग्री, डिग्री ऑफ एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। डिग्री की बात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पता है किस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का, 4x² + 3x³ -4 -4। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है और पूछा गया कि आप बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री के लिए ना स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप देख रहे होगे तो इसमें क्या वेरिएबल कौन सा है, x है, यहां भी x है, तो x का यहां पावर 2 और यहां पे पावर क्या है, 3 है। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, देयरफॉर डिग्री इक्वल्स टू 3। डिग्री कितना आ जाएगा, 3। यानी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम क्या कह देंगे, उसे डिग्री कहेंगे। तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in an algebraic expression is called its degree, ठीक है। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन लिखा है 3y + 4y³ - 3y की पावर 7 + 2,
ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया। इसमें वेरिएबल अगर आप देखोगे तो y है, y की पावर 3 है, y की पावर 7 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर y का कितना है? 7 है। तो हम क्या लिख देंगे, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल्स टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी स्टूडेंट्स जब वेरिएबल सिर्फ एक ही है। इसमें एक ही वेरिएबल था x, इसमें एक ही वेरिएबल था y, x, इसमें y। अब क्या होगा ना, जब डिग्री, जब वेरिएबल क्या है आपके पास बहुत ज्यादा हो, सपोज कीजिए कहीं लिखा है 7x² y² प्लस 2xy माइनस 3yz, ऐसा लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस yz को भी मैं हटा देता हूं ना, अब कहीं ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे दोनों वेरिएबल, यहां भी xy है, यहां भी xy है, तो पावर को ऐड करेंगे। इस x को, इसमें क्या है, x की पावर 2 है और इसमें क्या है, y की पावर 2 है, तो ये जोड़ करके 4 आ गया। और यहां पे देखोगे तो इसका x का पावर 1 है और इसका पावर कितना है? 1 है, तो ये 2 ही आया। तो इसमें हाईएस्ट पावर जोड़ने के बाद कौन सा मिला? 4। तो इस इक्वेशन यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? इसे हम कहेंगे 4। इसकी डिग्री क्या होगी? 4। पावर आपको ऐड करना होगा जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा। तो सपोज कीजिए कहीं लिखा है, अगर मैं एक एक्सप्रेशन दे देता हूं, सपोज कीजिए कहीं लिखा है 7x² y³ प्लस 3x की पावर 3 y की पावर 4 माइनस 3xyz, ये लिखा है। जेड अभी हटा दीजिए, अभी 2 ही का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके लेवल पे 2 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 2 से ज्यादा भी आएगा तो आपको ऐड ही करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है? 3 है, तो ये जोड़ के कितना मिला आपको? 5 मिला। और यहाँ पे क्या देखोगे आप, x की पावर 3 है और y की पावर 4 है, तो इसे आप जोड़ोगे तो कितना मिला? 7। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हम क्या कह देंगे? ये 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज था डिग्री में। तो बस ये टॉपिक भी हमारा डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है ये भी खत्म हो गया। अगर आपसे पूछता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री बताइए, तो डिग्री के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ हाईएस्ट पावर चेक करना है। अगर एक ही वेरिएबल है तो y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो देखेंगे y का पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, तो y का पावर हाईएस्ट कितना है? 7 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 7। ऐसा ही आप देखिए यहाँ पे 4x की पावर 2, 3x की पावर 3 माइनस 4, तो इसमें x वेरिएबल है, x का वेरिएबल पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो पावर 3 ज्यादा होगा, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन जब भी एक्सप्रेशन में क्या होगा, वेरिएबल 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, तो हम पावर ऐसे ऐड करके चेक करेंगे, जिसका पावर ज्यादा आएगा वही उसका डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे पास क्या है, डिग्री भी हो गया। अब स्टूडेंट्स एक क्या है ना, एक क्वेश्चन आता है जो कि जनरली एनसीईआरटी में भी दिया गया है और कुछ और किताबों में भी दिया गया है। ये स्लाइड मैंने लिया है एनसीईआरटी के बुक से, एक्सरसाइज 10.1 से। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम क्या सीखते हैं ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। हालांकि जो पहला टॉपिक बताया था ना मैंने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बने होते हैं, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके हमें क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो कैसे बनाता है ये मैं आपको एक दो बना के दिखा देता हूं, 2 से 3, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, पहला क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी जेड को क्या करना है, वाई में से माइनस करना है। तो इसे सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, वाई में से क्या करना है, जेड को माइनस करना है, तो वाई माइनस जेड कर लेंगे, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, यानी दो नंबर है x और y, इसका आधा निकालना, इसका हाफ निकालना है सम का। तो क्या दिया गया, ये 1/2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ x एंड y, x एंड y। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, हाफ तो हो गया, ये सम किसका निकालना है, x प्लस वाई का, तो हम क्या लिखेंगे, सम x प्लस वाई लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, तो हमने पहले क्या लिख लिया, 1/2, हाफ तो यही होगा, सम ऑफ x एंड y, तो सम ऑफ x y क्या होता है, x प्लस वाई, यही आपका आंसर हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक नंबर है z, उसे हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं z से ही, तो ये क्या हो जाएगा,
जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ यानी जेड, तो जेड इंटू जेड क्या होता है, जेड की पावर 2। ये आपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जेड, जेड का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू यहाँ भी जेड का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, जेड लिख लेते हैं। आपको पता है ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन, तो एम प्लस एन, एम के जगह पे 1 है और एन के जगह पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर 2, मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2, और ऐसे पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर से भी जेड की पावर 2 ही आंसर आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन दिया है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड नंबर्स पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तभी तो पता चलेगा। कम्युनिकेशन यानी क्लास जो है ना स्टूडेंट्स, क्लास 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसीलिए क्या है, ऑफलाइन क्लासेस को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, आप पैसिव लर्निंग, आप सिर्फ देख रहे हो, आपको लग रहा है कि समझ आ रहा है, लेकिन एग्जाम में तो आपको खुद से बनाना है। वो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 4 आप हमें कमेंट करके बताओगे, जिससे पता चलेगा कि किसने सही बनाया है। इसके बाद क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन में नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। नंबर है दो आपके पास एक्स और वाई, अगर ये 5th नंबर क्वेश्चन उठा लेना, तो क्या है, नंबर है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई हम ले लेते हैं, एक्स हो गया और वाई भी ले लिए। बोथ स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स पावर 2, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3। ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर को स्क्वायर्ड करने का मतलब क्या होता है, ये होता है पावर 2, और क्यूब करने का मतलब क्या होता है, पावर 3। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 2 होता है तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और क्यूब होता है तो पावर 3 बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्स एंड वाई बोथ आर स्क्वायर, तो इसके पावर 2 कीजिए, इसका ही पावर 2 कीजिए। फिर क्या बोला है, एंड एडेड, यानी ऐड करना है तो बीच में क्या कीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो गया। अब अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन देखें ना, तो ये क्या दिया गया है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। नंबर 5 यानी जो 5 है ना, एक नंबर है 5, इसको हमको ऐड करना है किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो प्रोडक्ट ऑफ m एंड निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ m और n, m इंटू n होगा, इसका 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ऐड क्या करना है हमको, 5 ऐड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3mn प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्या है ना स्टूडेंट्स, ये जो 2 क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। ये आप, यानी कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये आप हमें कमेंट करके आंसर बताओगे इसका। ठीक है, कि आपने क्या बनाया। तो हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने कर लिया है। ये बेसिकली एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए थे, और भी कुछ एक किताब है मार्केट में जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन अगर आप ये 8 क्वेश्चन कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। तो डिग्री भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरी तरह से बेस्ड होंगे। यानी अगर आप हायर क्लासेस में भी जाओगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है कि लाइक टर्म हम किसे कहते हैं और अनलाइक किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं ना कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हम किसे कहते हैं, किसे हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, पहले हेडिंग दे लेते हैं हम, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए दे रखा है 7x² y कॉमा 3xy कॉमा -x² y कॉमा -3yx², 7xy z 3xy²। मान लीजिए स्टूडेंट्स,
ये सारे टर्म्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। आप देखोगे ना अगर गौर से, तो लाइक टर्म पहचानने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखना है। क्या क्या? पहला, आपको ये पॉइंट्स एकदम ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स के लिए क्या क्या होगा। लाइक टर्म्स देखने के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे ना, वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल शुड बी सेम, शुड बी सेम। पहला क्या है, जो भी टर्म्स आप देखोगे दो या तीन, उनमें क्या वेरिएबल कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दूसरा, पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, ऑफ द वेरिएबल, पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड ऑल्सो बी सेम, शुड ऑल्सो बी सेम। ये दो पॉइंट। अगर कोई दो टर्म आपको दिया गया है, आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम ये चेक करना है कि वेरिएबल सेम सेम है कि नहीं। उसके बाद देखना है वेरिएबल्स का पावर भी सेम होना चाहिए। सपोज कीजिए पहले मैं ये टर्म उठाता हूं, 7x² y। अब हम देखेंगे ना, नंबर से हमें मतलब नहीं है, यानी कांस्टेंट जो 7 इससे कोई मतलब, कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल x है यहाँ पे और वेरिएबल y है यहाँ पे, ठीक है। हम यही चेक करेंगे इसमें, 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 इसमें और इसमें, और फिर ये चेक करेंगे कि दोनों में पावर सेम है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे x है, x और y दोनों दो वेरिएबल है। देखिए x और y यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल तो सेम है। यहाँ भी x है और यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, लेकिन x की पावर यहाँ पे क्या है? 2 है, लेकिन x की पावर यहाँ पे 1 है। तो ये इसके जैसा नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। यहाँ पे भी क्या था? x की पावर 2 थी, y की पावर 1 थी। तो ये हमारा लाइक टर्म होगा, इसके जैसा x² y हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। कॉफिशिएंट से मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। ये जैसे इसका x² के सामने 7 लिखा है, इस x² के सामने -1 है। 1 नहीं लिखा हो लेकिन माइनस है, मतलब -1 है। तो हमें कोएफिशिएंट से मतलब नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या चेक करना है? वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल सेम है कि नहीं, उसके बाद पावर सेम है कि नहीं। अब ऐसे ही अगर आप आगे देखोगे, ये तो हो गया। यहां पे अगर आप देखेंगे ना, यहां पे देखिए, यहां पे भी y है और यहां पे भी x है। एक्स वाई तो हमें चाहिए ही था। यहां पे x की पावर 2 है और y की पावर क्या? 1 है। मतलब ये भी मेरा लाइक टर्म होगा, क्या? -3yx²। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं, यानी वेरिएबल का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। y पहले आ गया, यहाँ पे x² बाद में आया। इसमें क्या था? x² पहले था, y बाद में था। यहाँ पे देखिए x y बाद में है। ऑर्डर से नहीं मतलब है, आपको सिर्फ चेक करना है जो वेरिएबल यहाँ पे है x² है, तो x² इसमें है कि नहीं? x² है इसमें। y का पावर 1 यहाँ पे है, y का पावर 1 यहाँ पे है, तो ये भी क्या होगा? मेरा लाइक टर्म होगा। ऐसे ही आगे आप देखोगे, तो ये 7xy तो है, साथ में z भी आ गया, तो ये लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये क्या लिखा है? 3xy²। यहाँ पे x की पावर 1 है, जबकि हमें चाहिए क्या था? x की पावर 2 होनी चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कर पाएंगे कि ये जो तीन टर्म थे ना, ये दोनों एक जैसे हैं। इन तीनों का वेरिएबल भी सेम है और उनके पावर्स भी सेम है। अगर पावर सेम नहीं होगा तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम अगर इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को अगर लिखा हुआ है 7x² y और कॉमा 3xy, तो इन दोनों में हम देखेंगे वेरिएबल x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, y का पावर 1 है। इससे मतलब नहीं है। ये x का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 हो गया, तो इससे ये क्या हो जाएंगे? ये अनलाइक टर्म होंगे, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही अगर आप देखोगे, ये टर्म को हम ले लेते हैं और दूसरा इस टर्म को ले लेते हैं। तो क्या लिखा है? 3xy, 7xyz। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास y है, इसके पास भी y है, इसके पास लेकिन z नहीं है, इसके पास नहीं, इसके पास है। तो हम क्या कर देंगे? ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, अनलाइक टर्म्स ही हैं। ऐसे हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैंने एक बात सीधा सीधा बता दिया, लाइक टर्म्स को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल, जो भी टर्म आपको दिया गया है, वेरिएबल ढूंढेंगे कि दोनों में वेरिएबल सेम है कि नहीं। पहला ये लिख दिया मैंने, वेरिएबल शुड बी सेम। और दूसरा क्या? पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड ऑल्सो बी सेम, यानी वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल का पावर भी एक जैसा होना चाहिए, तभी हम लाइक टर्म कहेंगे। आइए हम देख लेते हैं ना इस टाइप का एक क्वेश्चन।
अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपके लिए। ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें कहा गया है कि आप बताइए कौन सा लाइक टर्म है कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल 3x² है, यहाँ पे भी x² है, तो ये दोनों लाइक टर्म होंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए ना, यहाँ पे x के साथ y है, x का पावर 1 है, तो ये मेरा लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो जो मैंने अंडरलाइन किया है ये क्या है, सारे लाइक टर्म है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास लाइक टर्म क्या क्या आ गया, -3x², कॉमा 15x² एंड -16x²। यही तीन जो है ना, इसमें लाइक टर्म है, यानी एक जैसे है। लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा। अब यहां पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1/6 m लिखा है, ठीक है, m लिखा है, यहाँ पे mn² लिखा है, m n की पावर 2 है। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए m है यहाँ पे, लेकिन बाकी सब में mn है, तो ये तो लाइक टर्म मेरा नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास m का पावर 1 है और n की पावर 2 है, ठीक है, तो आप देखोगे m का पावर 1 n की पावर 2, ऐसा ही टर्म हम ढूंढेंगे। आप देखिए यहाँ पे भी m का पावर 1 है, n की पावर 2 है, यानी ये भी लाइक टर्म होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, m की पावर 1 होनी चाहिए, तो m की पावर तो 1 है, भले ही n पहले आ गया और m बाद में चला गया, प्लेस इंटरचेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे m की पावर 1 है, तो यहाँ भी m की पावर 1 है, n की पावर 2 है, तो यहाँ भी n की पावर 2 है, तो ये भी मेरा लाइक टर्म हो गया। यहाँ पे देखिएगा n की पावर 1 है और m की पावर भी 1 है, तो n की पावर तो 2 चाहिए थी, तो ये भी लाइक टर्म नहीं होगा। तो जो भी मैंने अंडरलाइन किया ये क्या है, सारे लाइक टर्म्स है, यानी एक जैसे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ना इस क्वेश्चन की, तो यहाँ देखिए 3ab लिखा है और यहाँ पे a² bc है, यहाँ पे abc है। मतलब अगर आपको एक जैसा ढूंढना है ना, तो पहले हम देखते हैं 3ab, पहले ab है कि नहीं सब में, इसमें ab के साथ c भी है, नहीं होगा, ab के साथ c भी है, नहीं होगा, ab के साथ c भी है, यानी मेरा एक तो लाइक टर्म नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, a की पावर 2 और b और c, तो a की पावर 2 यहाँ पे तो नहीं है, bc है लेकिन a की पावर 2 नहीं है, तो ये कट कर देंगे, बचा हमारे पास एक ये हो गया। यहाँ पे देखिए a की पावर 2 चाहिए थी, a की पावर 2 है, a क्या है बीच में है, लेकिन a की पावर 2 तो है, b भी और c भी है, तो ये भी मेरा लाइक टर्म हो गया। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे -7 के साथ c पहले है, a की पावर 2 है और b भी है, तो यहाँ पे a की पावर 2 भी है, b भी और c भी, तो ये भी लाइक टर्म हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या लाइक टर्म आया, 2a² bc, 4ba² c, -7ca² b। अब इसमें आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, ए बी सी का पोजीशन अलग अलग है, पहले a² यहाँ पे है, a² बीच में, a² बीच में है, लेकिन क्या है, ये b और c दोनों टर्म तीनों में है, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म होगा। सबसे सिंपल चीज यही है, आप सबसे पहले देखिए कि किन टर्म्स में वेरिएबल सेम है, और उसके बाद देखिए पावर भी सेम है, ठीक है, तो ये हो गया। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो 4 है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे हमें कमेंट करके बताओगे कौन सा इसमें लाइक टर्म है इस सारे में, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम देखते हैं ना, हमने लाइक टर्म समझ लिया, अनलाइक टर्म भी समझ लिया। लाइक टर्म का मतलब एक जैसा, पावर भी सेम और वेरिएबल भी सेम, वेरिएबल के पावर सेम होने चाहिए। अब इन्हीं पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चन आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैंने ये भी लिख रखा है आपके लिए, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ, कहा गया है फाइंड द सम ऑफ 13x + 12y और 5x - 7y। तो हमारे पास दो टर्म दिया गया है, क्या क्या, पहला नंबर क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, 13x + 12y, इसमें इसको हमको एंड करना है, एंड 5x - 7y। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमें ऐड करना है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, अगर कहीं पे लिखा है ना, सपोज कीजिए 7x + 2y, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, नो रिजल्ट, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों, ऐड करने के लिए क्या चाहिए ना, हमें लाइक टर्म्स होने चाहिए। तो x, इसके पास वेरिएबल x है, इसके पास y है, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, यानी ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा होता ना 7x + 2y, सॉरी 7x + 2x लिखा होता, तो अगर आप देखेंगे ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म ही ऐड कर पाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है,
टर्म्स का लाइक होना जरूरी है, लाइक टर्म्स होंगे तभी ऐड होंगे, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 7x प्लस 2x लिखा है, तो वेरिएबल क्या है x, इसके पास भी वेरिएबल x, इसका पावर 1, इसका पावर भी 1। तो हम क्या कर लेंगे, ऐड करते समय ना स्टूडेंट्स सिर्फ ये जो सामने वाले कोफिशिएंट है इन्हीं को ऐड करेंगे हम। तो ये 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, तो हम इसे लिख लेंगे क्या 9x। ऐसे ही सपोज कीजिए लिखा है 13xy प्लस 2yx लिखा है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये भी लाइक टर्म है, पहले x है यहाँ पे, बाद में x है, लेकिन है तो ये लाइक ही टर्म। क्यों, x के पावर 1 यहाँ पे भी है, x के पावर 1 यहाँ पे भी है, y के पावर 1 यहाँ पे भी है, y के पावर 1 यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। तो 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, और ये एक्स वाई हम लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडिशन हम ऐसे करते हैं। सपोज कीजिए ना स्टूडेंट्स, अगर कहीं लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये ऐड होगा क्या, ये ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ की x की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये भी अनलाइक टर्म था, ये भी अनलाइक टर्म था, इसलिए ये दोनों एडिशन पॉसिबल नहीं था, इसमें लाइक टर्म था इसलिए एडिशन पॉसिबल है। तो अब हम आते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है आपको 13x प्लस 12y एंड 5x माइनस 7, इनको ऐड करना है, तो ऐड करने का दो मेथड होता है। पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं बताता हूं आपको क्या, हॉरिजॉन्टल मेथड बताता हूं, हॉरिजॉन्टल मेथड, यही काम आएगा आपके लॉन्ग रन में, ठीक है, इसलिए आपको आना चाहिए। सपोज कीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है ये, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले क्या, 13x प्लस 12y, इसको ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पे एंड है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसको लिख देंगे 5x माइनस 7y, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे ना, जो भी लाइक टर्म है उसको पास पास लाएंगे। जैसे यहाँ पे 13x है, तो हम आगे देखेंगे x किसमें, x इसमें है, तो हम 13x को और 5x को एक पास आस पास ले आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12y यहाँ हो गया और ये माइनस 7y ये एक साथ आ जाएगा, यानी जो लाइक टर्म है उनका हम ग्रुप बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखोगे ना, तो हम मैंने क्या कहा आपको, इसका वेरिएबल x है, इसका भी x है, दोनों का पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट 13 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 है, 13 प्लस 5 करेंगे तो मिल जाएगा 18, और ये हो गया x, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 12y माइनस 7y, तो 12 कोएफिशिएंट माइनस करेंगे तो 12 में 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 में हम 7 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5, तो हम क्या लिख लेंगे 5y, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम ऐड कर लेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड में। अब एक आता है मेथड स्टूडेंट्स, कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड इसे कहते हैं। अगर मैं उसे ही बता दूं ना, ये पहला मेथड था। अगर दूसरा मेथड मैं बताऊं ना आपको, तो इसे हम कॉलम मेथड कहते हैं, कॉलम मेथड। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 13x को रखेंगे, फिर प्लस 12y है तो 12y को भी यहां रख लेंगे, ये मैंने पूरा लिख लिया। अब जो दूसरा टर्म है ना, इसको भी सेम, x वाले को x के नीचे लिखेंगे, y वाले को y के नीचे। तो 5x है तो यहां लिखेंगे 5x, आगे माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस लिख देंगे। 7y है तो लिख लेंगे माइनस 7y, एक लाइन खींचेंगे, जैसे आपने बचपन में एडिशन सीखा होगा वैसे ही करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे, क्यों, क्योंकि कहा गया है सम ऑफ निकालना, यानी एडिशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 13 में 5 माइनस ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 18x, 13 प्लस 5 18 हो गया, और ये x हो गया, प्लस अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे 12 में माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 5y। देखिए ऐसे भी आंसर आपका सेम ही आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका था एडिशन का, मैंने एडिशन आपको सिखा दिया है। अब चलिए हम चलते हैं ना, एक बार सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, एडिशन हमने कर लिया, अब क्या करते हैं ना, हम एक बार सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में क्या बोलते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 15। तो आप क्या करते थे, ये 15 को पहले लिखते थे
और उसके बाद 5 को बाद में लिखते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम वाला जो टर्म्स है ना वो पहले लिखेंगे। तो इसमें भी दो मेथड है। पहला मेथड से मैं बनाता हूं। तो ये क्या लिखा है, 9a² माइनस 6b² प्लस 12ab। ये पहला वाला बाद वाला फ्रॉम के बाद वाला जो है मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे और एक ब्रैकेट खोलेंगे और फिर इस पूरे को लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 5a² प्लस 4b² माइनस 8ab। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी माइनस करने के लिए बोलता है और आप हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करते हो ना, तो इसमें जब माइनस पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म को हम माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस जब है ना अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, तो सारे टर्म्स का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, पहले हम लिखते हैं, आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक हम लिख लेंगे एक बार, 9a² माइनस 6b² प्लस 12ab। अब ये माइनस इंटू प्लस 5a², तो ये होगा माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस 5a² माइनस इंटू प्लस 4b² क्या हो जाएगा, माइनस 4b², और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये हो जाएगा प्लस 8ab। देखिए अंदर में जो भी प्लस में था बाहर आने के बाद माइनस में हो गया, और जो माइनस में था वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। यही कारण है कि हमें माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सभी का साइन चेंज होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक लाइक टर्म a² यहाँ पे है, a² यहाँ पे है, और a² कहीं भी नहीं है। तो हम 9a² माइनस है बीच में, तो माइनस 5a², इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर ये लिखा है क्या, माइनस 6b², ठीक है, और यहाँ माइनस 4b²। तो हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, माइनस की जगह यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं माइनस 6b² माइनस 4b²। अगर आप ये नहीं करना चाहते ना स्टूडेंट्स, तो आप ये भी कर सकते हो, ये माइनस का 6b² आप लिख लो ऐसे, और ये हो गया माइनस 4 का b², ठीक है, ये हो गया। आगे क्या लिखा है, प्लस का 12ab, तो हम लिख लेते हैं प्लस 12ab, ये हो गया, और फिर प्लस का 8ab हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, आप सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो यहां से ब्रैकेट हटा सकते हो स्टूडेंट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है मैंने पुट कर दिया तो रहने दो। अब देखिए आप, ये दोनों का कॉफिशिएंट माइनस करेंगे हम, a² है, यानी ये लाइक टर्म्स है। तो 9 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4a² हो गया। ये यहाँ पे माइनस 6b² और यहाँ पे क्या है, माइनस 4b² है। तो माइनस 6 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 10b², ये हो गया माइनस 10b²। और ऐसे ही अगर आगे आप आओगे ना, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का भी देखिए वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो लाइक टर्म है। 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 20ab। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था क्या, हॉरिजॉन्टल मेथड। अब मैं तो आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो दूसरा मेथड अगर देखना है तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस पूरे को इसमें से घटाना था, तो पहले हम इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9a² माइनस 6b² प्लस 12ab। अब इसमें से माइनस हमें क्या करना है, माइनस ये करना है, तो हम लिखेंगे 5a² प्लस 4b² और माइनस 8ab। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हम माइनस करेंगे ना, तो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए माइनस करना था, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये +5 है तो आपको यहाँ पे माइनस पुट करना है, ये +4 है तो यहाँ पे माइनस पुट करना है, और ये माइनस का 8 है तो यहाँ पे प्लस पुट करना है, ठीक है। माइनस जब भी करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे में साइन चेंज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ये 5 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का हो तो ये माइनस का हो जाएगा। ये सेम कहानी है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये साइन चेंज कर दे रहा है, वैसे ही ये वाला माइनस जो है ना, सबका नीचे वाले टर्म का साइन चेंज कर देगा। क्या करना है आपको, साइन चेंज कर लिए थे हम, तो 9 में 5 घटाओगे। अब ये वाला साइन देखना है, ये 5 के सामने प्लस है वो नहीं चेक करना है, नीचे जो हमने चेंज किया इसे चेक करना है। तो 9 में क्या है, यहाँ माइनस साइन दिख रहा है, 9 में 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या, 4a²। माइनस 6 है, माइनस 6 और माइनस 4 है, प्लस भूल जाइए। अब माइनस 6 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, -10, और ये वेरिएबल हो गया b²। और ऐसा ही प्लस है और ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 12 में 8 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें क्या, प्लस का 4, और ये हो जाएगा ab। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा,
और लाइक एंड अनलाइक टर्म्स भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइक और अनलाइक इसलिए जानना जरूरी है कि आपने देख लिया होगा एडिशन में कैसे, सब्ट्रैक्शन में कैसे लाइक टर्म्स का यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। अगर कुछ एक क्वेश्चन हम कर लेना, तो ये 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सॉल्व करना में। इसमें क्या कहा गया है देखिए, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी क्या है ना, मैं सिर्फ एक ही मेथड से करूंगा, हॉरिजॉन्टल मेथड से। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अगर आपके बुक के या स्कूल के सिलेबस में जैसे कराया गया आप वैसे कर लेना। मैंने आपको दोनों ही मेथड सिखा दिया है। ठीक है, तो पहला टर्म क्या दिया देखिए, 5x 8x माइनस 6x। तो ये तीनों लाइक टर्म है, क्योंकि वेरिएबल सबका x है और पावर भी सबका 1 ही है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे 5x प्लस 8x माइनस 6x। तो ये क्या हो गया, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, या आप ऐसा भी कर सकते हो, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 मिला, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7x हो गया। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए हम क्या करेंगे ना, आपको पता है सबका वेरिएबल क्या है, एक्स है। सबसे पहले हम सबका कॉफिशिएंट अलग करके लिखेंगे, 5 प्लस 8 माइनस 6। इसका कॉफिशिएंट प्लस 5 था तो 5 लिखा, इसका कॉफिशिएंट प्लस 8 था तो प्लस 8 लिखा, इसका कॉफिशिएंट माइनस 6 था तो माइनस 6 लिखा, और बाहर में सिर्फ एक एक्स हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा ये, अब 8 में से 2 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 प्लस 5 7x, और बाहर में x, यही आंसर होगा आपका। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो इजी था स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन मैं फ्रैक्शन वाला भी आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा तो वैरायटी होगा, यानी कुछ भी पूछ सकता है, वो नॉर्मल वाई और फ्रैक्शन वाले भी। तो क्या लिखा है, ये लिखा है आपके पास ना, 3/5a प्लस 2/3a, और एंड इसको ऐड करना है प्लस, प्लस क्या, ये प्लस तो होगा स्टूडेंट्स क्योंकि प्लस करना है, और ये माइनस का हो गया क्या, -4/5a, -4/5a। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, देखिए ये फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला काम करते हैं। तो ये हो गया क्या, 3/5a प्लस ये हो गया 2/3a, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -4/5a। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस एक साथ चल रहा है। तो ये वाला काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे ना, देखिए इसका वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल है, एक ब्रैकेट खोलेंगे और a को बाहर रख देंगे ऐसे। इस a का कोफिशिएंट क्या है, +3/5, तो हम +3/5 को अंदर लिख लेंगे। इस a का कोफिशिएंट क्या है, 2/3, तो इसको हम अंदर लिख लेंगे 2/3। इस a का कोफिशिएंट क्या है, -4/5, तो हम इसे लिख लेंगे -4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है ना, इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो बचपन में आपने सीखा होगा वो फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही काम करना है। हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, किसका, 5 का, 3 का और 5 का। तो आपको पता है 5 और 5 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 15। अब 15 को हम क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 3। 3 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस, इस 15 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 इंटू ये वाला 2, आगे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। इस 15 को फिर इस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 इंटू ये आ गया 4 आपके पास, और बाहर में ए तो है ही। अब हम क्या करेंगे, 3 3 या 9 हो गया, प्लस 5 2 या 10 हो गया, -3 4 या 12 हो गया, और नीचे में 15 है और बाहर में ए है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप क्या कर पाओगे, 10 प्लस 9 कितना हो गया, 19। 19 में आप 12 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 7/15, 7/15 ए, और ये बाहर में ए था, यही आंसर हो गया आपका। तो फ्रैक्शन वाले के साथ हम ऐसे काम करेंगे। अगर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को आपको ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेकर के ऐसे करने नहीं आता है ना, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करके अलग अलग कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होगा। तो इसीलिए मेरी बात मानो तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास ये भी हो गया सॉल्व। चलिए अब देख लेते हैं ना स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हो गया ये हमारे पास। अब अगर आप इसे देखोगे ना तो इसे भी क्या करना है, आपको ऐड ही करना है। तो हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मेथड, कॉलम मेथड से कर लेते हैं, जो सेकंड मेथड था। देखिए क्या लिखा है,
2x माइनस 3y प्लस 4z। और यहाँ पे क्या लिखा है 2y, 2y पहले है 2x बाद में और 8z। तो मैंने क्या कहा, x वाले को x के नीचे रखेंगे, तो ये -2x है तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे -2x। फिर +2y है तो यहाँ पे लिख लेंगे +2y। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया, लेकिन फिर हमें चेक करना होगा वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे पहला वेरिएबल y था, लेकिन यहाँ पे तो x है, तो हमने क्या किया, -2x को पहले रख दिया और इस 2y को इस ठीक y के नीचे रख दिया। अब -8z है तो हम इसको इसके नीचे लिख लेंगे -8z। अब लास्ट में क्या है, 5x पहले है तो हम यहाँ लिख लेंगे 5x -3y और फिर क्या है -3z। इसे सॉल्व करेंगे तो चूंकि इसमें ऐड करना था स्टूडेंट, इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको सॉल्व करना, देखिए 2 + 2 - 2 क्या 0 हो गया और ये 5 बचा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 5x। +2 - 2 तो 0 हो गया और फिर 0 में ऐड किया 5 तो 5x। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 और +2, -3 और +2 क्या देगा आपको, -1 देगा। -1 और -3 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको -4 और y रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ये क्या हो गया, 4 +4 है और -8 है, तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, -4 और -3 हो जाएगा -7 का z। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉलम मेथड था। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या है ना, ये आपका फ्रैक्शन में है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, अब इसे कर लेते हैं पहले वाले मेथड से। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, सब लाइन से लिखते हैं। पहला लिखा है 3/2 x³ -3/4 x² +2/3, ये लिखा है। इसके बाद कॉमा है, फिर प्लस डालेंगे हम। फिर यहाँ देखिए -5/4 लिखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, -5/4 x³ हो गया ये, प्लस आगे क्या दिया है 3/2 हो गया x² -x, और ये आगे क्या है +1/5। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है स्टूडेंट, इसीलिए इसमें पेशेंस रखिएगा। आगे क्या दिया गया है, प्लस, आगे है -x², तो लिखते हैं क्या, -x² +3/8x -8/15। इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जहां भी माइनस मिलेगा ना उसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऐड कर रहा था हमें, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया, पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या है 3/2 x³ हो गया -3/4 x² हो गया +2/3 हो गया, प्लस इंटू माइनस -5/4 x³ +3/2 x² माइनस का x +1/5 हो गया, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस का x² +3/8x -8/15, ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे ना, अब लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए x³ वाला टर्म मेरे पास यहाँ है, क्यूब यहाँ पे है और क्यूब कहाँ पे है, और क्यूब अगर आप देखेंगे ना तो और क्यूब कहीं पे भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम छोड़ देंगे, इन्हीं दोनों का ग्रुप बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x³ -5/4 x³, ये एक साथ ले लिया हमने। प्लस हम क्या करते हैं, x² वाले को एक साथ रखते हैं, तो ये हो गया मेरे पास क्या -3/4 x² और x² है +3/2 x², यहाँ पे है -x², इसका काम भी खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्या x वाला टर्म। तो x² x³ हो गया, x वाला टर्म है कहीं, यहाँ देखिए -x है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे -x, और ये हो गया आपका +3/8x। अब क्या बचा स्टूडेंट्स, अब बचा हमारे साथ सिर्फ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, एक तो ये हो गया 2/3, तो हम इसे लिखेंगे क्या 2/3। आगे मिल रहा है आपको क्या 1/5, तो हम इसे लिख लेते हैं +1/5, और आगे मिल रहा है आपको माइनस का 8/15, तो माइनस का 8/15। अब ये ग्रुप हमारा तैयार हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर क्या करना है आपको, जो वेरिएबल उसको बाहर निकाल लो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3/2 -5/4 x³ को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ पे क्या होगा -3/4 +3/2,
और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, मतलब ये माइनस का 1 है, और एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स के सामने माइनस है यानी -1 है, प्लस 3/8 है, और एक्स को बाहर निकाल लेते हैं हम, प्लस ये क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये 2/3 प्लस 1/5 माइनस 8/15 हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या है ना स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट के अंदर जितने ये फ्रैक्शन है आपको सॉल्व करना होगा इन्हें, तो हम सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो ये आप देखेंगे 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है। तो 2 इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 × 3 6 हो गया, माइनस इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 × 5 5 हो गया, ये हो गया x³ प्लस ब्रैकेट खोलते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो आप 4 ही मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 × -3 मिल जाएगा -3 प्लस, अब इस 4 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, 2 × ये 3 करेंगे तो मिलेगा 6। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4, 4 × -1 -4, काम खत्म हो गया, इसका x² हो गया, प्लस इस 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 ही, इस 8 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 8, 8 × -1 मिल गया -8 प्लस हो गया, इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब एलसीएम लेंगे 3 5 और 15 का एलसीएम मिलेगा आपको 15, ठीक है स्टूडेंट्स 15, इस 15 को इस 3 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 5, 5 × 2 हो गया 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3, 3 × 1 3 माइनस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 1, 1 × -8 ये मिल गया माइनस का 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखोगे तो 6 में 1 घटाओगे तो 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा 1, 1/4 बच गया, और ये x³ प्लस -3 और -4 हो गया कितना, माइनस का 7, -7 और +6 कितना हो जाएगा आपका -1, तो ये मिल जाएगा -1/4 और x² बच गया इसके साथ, प्लस यहाँ पे -8 और 3 है, तो -8 में +3 करोगे तो मिलेगा -5/8, आगे x है, प्लस 10 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 2, 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 हो गया आपके पास 5, 5/15, तो आपको पता है ये कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो अब हम लिख लेते हैं आंसर फाइनल 1/4 x³ प्लस इंटू माइनस -1/4 x³ प्लस इंटू माइनस -5/8 x प्लस 1/3, यही आपका फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से अब तक का सबसे कठिन क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो ना तो आप कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बना सकते हो, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कॉलम मेथड से नहीं बोला गया है बनाने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे आसानी से बनेंगे, लेकिन मेरा मानना है इन जनरल हायर क्लासेस में आपको यही मेथड आना चाहिए यूज करने, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास यह है सब्ट्रैक्शन, बहुत ही आसान है, चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। क्या कहा गया पहला क्वेश्चन, 2x² को आप घटाइए -5x² में, तो पहले आप क्या लिखोगे, फ्रॉम के बाद वालों को पहले लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे -5x² -2x², तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का साइन सेम है तो -5 और -2 क्या हो जाएगा -7x², यही आपको आंसर मिल जाएगा पहले वाले का, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या कहा गया है, x - y को घटाना है आपको 3y - 4x में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 3y - 4x माइनस ये पूरा ब्रैकेट में क्या लिखा है x - y, इसे सॉल्व करते हैं तो 3y होगा ये, -4x होगा ये, माइनस इंटू प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस इंटू प्लस का y माइनस का y हो जाएगा प्लस का y। अब लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे तो 3y और प्लस y, 3y + y एक साथ आ जाएगा, और -4x और -x एक साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y + y कितना हो गया 4y, और -4x और -x क्या हो जाएगा -5x, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बचता है ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना इसे आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए कर दिया, अब एक क्वेश्चन आप हमारे लिए करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम देख लेते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने कर लिया है,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन आता है वैल्यू पुटिंग वाला, उसको सीख लेते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें एक्सरसाइज जो दूसरा वाला है ना, सेकंड एक्सरसाइज, उसमें वैल्यू पुटिंग के ही क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। तो आइए उसे हम एक एक करके देख लेते हैं। ये रख लेते हैं ना जब हम, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 19 माइनस 5। 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, 19 माइनस 5 टू 10, 10 टू 20। 19 में 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप हमें बना के दिखाओगे। इन दोनों में से जो ये पैटर्न अलग है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन है मेरा डी, 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस 4 को एक बार 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 2 जा 8x, 4 इंटू -1 तो -4 आ गया, प्लस 3x आ गया, प्लस का 11 आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए 8x और 3x क्या है, लाइक टर्म है, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, और 11 में हम 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 7। अब तो ये स्टूडेंट सॉल्व होगा नहीं आगे, तो हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 वी गेट 11 ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 इंटू 2 प्लस 7। तो ये क्या हो गया, 11 2 जा कितना होता है 22, 22 प्लस 7 आपको क्या मिल गया, 29। यही स्टूडेंट्स आपका क्या होगा ना, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं ना, आपके लिए ई क्वेश्चन नंबर भी मैं बना देता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर ई हम कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या दिया गया है, x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे सेम सेम। अब ये 4 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5 से, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू -5, 4 5 जा 20 हो गया ये। अब क्या है, x और 4x लाइक टर्म है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 5x। वहीं -20 और +7 हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 13। अब तो ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 वी गेट 5 इंटू 2 माइनस 13। तो ये 5 2 जा 10 हो गया, और -13 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कुछ पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया है। अब आपको ये पार्ट ए हो गया और पार्ट सी हो गया, इनका आंसर हमें क्या है ना, कमेंट करके बताना है। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले स्टूडेंट्स मुझे एक मिस्टेक नजर आ गया है, जो मैं आपके लिए पहले सही कर दूं। ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, देखिए ये मैं सॉल्व कर रहा था, इसमें एक माइनर मिस्टेक हो गया। क्या, ये यहाँ पे x का क्यूब था, यहाँ पे मैंने x स्क्वायर लिख दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, ऐसा ही मैं देख लेता हूँ एक आध कहीं और मिस्टेक ना हो गया हो। ये तो ठीक है। इसका आंसर 4a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर, ये 20ab। और ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक मिस्टेक और किया है ना, यहाँ पे क्या है, आंसर में 20ab है, लेकिन आप देखिए यहाँ 4a आया है। मैंने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, मैंने कहा था आपको ऊपर वाला साइन तो +12 है, ये -8 है, तो ये माइनस साइन को हम भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे में हमने साइन चेंज किया तो प्लस है, तो ये 12 + 8 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। तो चलिए 2 मिस्टेक तो हमें मिल गया। थोड़ा सा और हम एक बार देख लेते हैं ना, बाकी तो स्टूडेंट सारा सही होगा जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, बाकी सारा सही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक माइनस वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है -2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन n इक्वल टू -2। तो इसमें भी पहला वाला इजी क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके आंसर बताओगे और ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए लाइक टर्म कहीं भी नहीं है, एन का पावर 3 है, यहाँ एन का पावर 2 है और यहाँ एन का पावर 1 है, लाइक टर्म तो कहीं भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू -2, वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, n की पावर 3, यानी n की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2 का क्यूब होगा ये, प्लस 5 इंटू -2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू एन, यानी 5 इंटू -2, और आगे है -2। अब क्या हो रहा है, -2 का क्यूब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 बार -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2, ये -2 क्या दे देगा, प्लस का 4 दे देगा, फिर इंटू -2 आप करोगे तो क्या दे देगा, माइनस का 8। तो आपको ऐसे नहीं करना है, याद रखना है, अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर है, माइनस में है, उसका पावर ऑड है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और अगर पावर इवन है, यानी 2 के मल्टीपल में आता है, तो वो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये -2 का पावर क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर लिख लेंगे -8, प्लस ये 5 हो गया। अब देखोगे आप, ये -2 का पावर इवन नंबर है, यानी 2, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 इंटू -2 ये हो जाएगा -10, और बाद में है -2। अब क्या हो गया आपके पास, -8 प्लस 20, 5 4 जा 20, -12। अब अगर आप देखोगे तो -8 और -12 सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, माइनस का 20 और आगे है प्लस का 20, तो ये 20 में से 20 घटाओगे तो मिल जाएगा 0, यही इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि इसमें वेरिएबल दो हैं, दो वेरिएबल का वैल्यू दिया गया है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है सीधा सीधा। तो पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, दूसरा का आंसर आप हमें दोगे। तो देखिए क्या है, हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2, आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है 3, इंटू बी का वैल्यू है 2, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू जहां जहां ए दिखा वहां हमने रख दिया, और जब बी का वैल्यू जहां जहां बी दिखा वहां पे रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा ये 12 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐड करते हैं तो 12 4 16 हो गया, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और एनसीईआरटी में ये इस क्वेश्चन की भरमार है, सारे क्वेश्चन यही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में आने वाला है, जिनका भी है ये क्वेश्चन आएगा। बेसिकली एनसीईआरटी जिनके स्कूल में चल रहा है उसमें तो ये क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं कि डायरेक्टली उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें डायरेक्टली पुट करने के बाद भी आंसर आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले कहा गया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी इसको सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट कीजिए। पहले देखिए कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो मैंने आपको बताया जब भी ब्रैकेट आपको मिले क्या करते हैं, बाहर वाले से अंदर में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 इंटू ए बी ये हो जाएगा 2ab, प्लस 3 और ये हो गया -ab। अब अगर आप देखोगे ना तो ए स्क्वायर तो कहीं भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही 2ab के पास आएंगे तो ये -ab दिख रहा है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, यानी एक जैसे। तो 2ab में एक ab को आप घटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का ab, और ये हो गया 3। अब हम क्या करते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू -3। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ए का स्क्वायर है, प्लस ए का वैल्यू है 5 इंटू बी का वैल्यू है -3 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा होगा 15, और ये माइनस का तो ये हो जाएगा -15 प्लस 3। तो ये 50 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 35, और ये क्या हो गया इधर प्लस का 3, तो ये हो जाएगा टोटल 38। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ देख लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेकिन अब क्वेश्चंस खत्म हो गया स्टूडेंट्स, यानी एक एक करके ना जो भी टॉपिक हमने देखा था वो लास्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि जिन बच्चों ने यहां तक देख लिया होगा ना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और वो किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाएंगे तो उनका क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भविष्य में अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। तो ये बेस्ट शॉट का पहला वीडियो था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक ही दिन में पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में कुछ जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।